नमस्कार। हिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। आज बातचीत एक ऐसी शख्सियत की जिसके लिए कहा जाता है कि आजाद हिंदुस्तान की राजनीति उनके बिना अधूरी है। जो एक होता है सेक्युलर राजनीति की बात, सबको साथ लेकर चलने की बात, सबके साथ चलने की बात और भ्रष्टाचार और तमाम राजनीतिक बुराइयों से दूर रहकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने वाले व्यक्तित्व की बात। ऐसे व्यक्तित्व का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री रहे और सरकार गिरने के बाद, सरकार गिरते वक्त बचाने की कोशिश उन्होंने तमाम तामझाम या जो राजनीतिक साम दाम दंड भेद कहा जाता है उसके साथ नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी को जानने वाली एक ऐसी शख्सियत जो 40 साल करीब उनके साथ रहे, 30 से 35 साल उनके साथ रहे और बहुत नजदीकी से देखा, विपक्ष के नेता के तौर पर भी देखा, प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा और आजकल वो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट जो है पॉलिसी एंड रिसर्च का, उसको हेड कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, नेहरू म्यूजियम के डायरेक्टर रहे हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और सबसे बेहद खूबसूरत बात यह है कि वो बेहद खूबसूरत पर्सनैलिटी के लोगों में से हैं। नाम है शक्ति सिन्हा। शक्ति सिन्हा साहब की एक नई किताब आई है वाजपेयी जी पर, जो पेंगुइन ने छापी है और मैं समझता हूं कि वाजपेयी जी पर किताब लिखने में सबसे सही आदमी शक्ति सिन्हा हो सकते हैं। तो सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो चीजों पर बात करना, एक वाजपेयी जी पर बात करना और आपके साथ बात करना, दोनों ही सुखद है। कैसे शुरू करें वाजपेयी जी को? आपसे ज्यादा अरे आप भी बहुत अच्छे जानते थे और आपका तो लंबा पारिवारिक संबंध रहा है। दीनानाथ जी अटल जी के बहुत खास मित्र में से थे, है ना? नहीं, लेकिन आपका जानना नहीं है ना, आप जिस करीबी से उनको जानते हैं और 1970 के दशक से, जैसा आपने किताब में भी जिक्र किया कि रांची से लेकर और 98 में जब प्रधानमंत्री रहे, विपक्ष के नेता के तौर पर भी और 13 दिन की सरकार में भी, तो एक नटशेल में आप वाजपेयी की शख्सियत को कैसे डिफाइन करते हैं? नटशेल में ना इतना कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी को डिफाइन करना मुश्किल है, बट मैं तो कहूँगा एक तो एट द कोर ऑफ इट बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। उनको इस बात के एकदम पूरी विश्वास थी कि भारत दुनिया का सबसे अच्छे देशों में से, सबसे प्रगतिशील देशों में से, सबसे समृद्ध देशों में से उभर के आएगा और इसीलिए उनकी सारी राजनीति इसी पर थी। राजनीति सत्ता के लिए तो होती ही है, मगर सत्ता का मतलब क्या है, सत्ता किस लिए? तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये अगर कोई डिफाइनिंग उसको करने है तो इसी से मैं उनको कहूंगा। जी, उनके जो राजनीतिक जीवन काल को, मैं तो, आपने तो टर्निंग पॉइंट कहा है, लेकिन वो बहुत टर्बुलेंट पॉलिटिकल एरा भी था। खासतौर से एक नई राजनीति, गठबंधन की राजनीति और अछूत भारतीय जनता पार्टी जिसे उस जमाने में कहा जाता था, अनटचेबल, उसको अनटचेबल से सबसे बड़े गठबंधन की सरकार बनाने वाला व्यक्तित्व। तो वो जो साल थे, खासतौर से मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ, जो 13 दिनों की जो सरकार रही वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी और उसका जो भाषण था 13वें दिन जब सरकार इस्तीफा देने से पहले का, जिसको सब लोग याद करते हैं, किस तरह से आप उसको देखते हैं? क्या आज की राजनीति और वाजपेयी जी की राजनीति में कोई बड़ा फर्क है? ठीक है, समय बहुत बदल गया और आपने ठीक कहा शुरू में कि उस समय इतना लोग अभी भूल जाते हैं। लोग समझते वो बड़ा शानदार था, बड़ा आराम से काम चलता था। जितनी चुनौतियां, जितने बाधाएं थी उस समय, बीजेपी अनटचेबल माना जाता था, वाजपेयी जी पर अटैक था, संख्या नहीं थी, सबसे बड़ी पार्टी उभर के जरूर आई थी 96 में बीजेपी, मगर 140 तो सत्ता से 160 तो सत्ता से बहुत दूर थी। सरकार बन गई, नहीं चली क्योंकि न संख्या नहीं थी उनके पास, केवल समता पार्टी थी उनके पास, शिवसेना था और बाद में अकाली भी साथ आ गए। तो 271 से बहुत दूर थे उस समय। तो मगर ऐसे में कहूंगा कि ऐतिहासिक जरूर थे। ये पहला प्रधानमंत्री था भारत का जो कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं था। मुरारजी की सरकार मानी जाती है पहली गैर कांग्रेसी सरकार, सही बात है, बट मुरारजी 50 साल तक कांग्रेस में रहे। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत फर्क था, मगर उसमें चर्निंग बहुत हो रही थी राजनीति में। भारत एक बदलाव के गुजर रहा था
पुराने भारत, नेहरूवियन, इंदिरा गांधी की भारत टूट रही थी, नया भारत निकल रहा था, मैं उभरा नहीं था, लग रहा था कि अंधेरा छटेगा, मैं छटा नहीं था, अभी वो बीच में था जी। तो बड़े कॉम्प्लेक्स टाइम्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही डिफिकल्ट। जो काफी लोग मैंने इसलिए पुस्तक भी लिखी है, सब लोग कहा अरे उस समय कितना अच्छा था, सब शानदार थे, साथ मिलते थे, जुलते थे, एकदम गलत बात। हमारी बहुत याददाश्त कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ जी। हम्म जो 13 दिन की जो सरकार बनी, एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसको मैं समझता हूँ कि उस समय जो आपने भी जिक्र किया कि अनटचेबल जो बीजेपी थी, उसको एक सबसे बड़ी गठबंधन की सरकार तक बना देने का जो है कामयाबी या कहना चाहिए करिश्मा, वो कैसे हो पाया? क्योंकि उस समय तक तो लोग डरते थे वीपी सिंह सरकार का। मुझे याद है कि वीपी सिंह सरकार बनाने से पहले चुनाव तक वो बीजेपी के झंडे तले किसी मीटिंग में भी जाना नहीं चाहते थे। हाँ, एकदम सही आपने कहा, एकदम अनटचेबल था। फिर 96 में बीजेपी आती 160, एलायंस मिला के 175, अकाली आ गए 180 पहुंच पाए। ये 96 की बात है। 97 के एंड तक आते आते सिचुएशन बदल गया था। भारत की राजनीति कांग्रेस सरकार देख चुकी थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार देख चुकी थी, काफी उपलब्धियां थी बट काफी चुनौतियां थी, और बाद में भ्रष्टाचार का जो माहौल आ गया था उस समय, लोग अब अभी भूल गए, जैन हवाला केस आपको याद होगा, बहुत ही ज्यादा गंदा माहौल हो गया था। बीजेपी सरकार बना नहीं पाई, फिर यूनाइटेड फ्रंट सरकार बनी, कांग्रेस बाहर से समर्थन की। यूनाइटेड फ्रंट में अच्छे लोग थे, मैं नहीं कहता हूँ, लोग अच्छे थे, कोशिश की, मगर उनके पास न संख्या थी, न कोहेसिवनेस था, एक मन नहीं था, और इनडायरेक्ट कांग्रेस सरकार थी। और प्लस कांग्रेस इनडायरेक्ट सरकार थी, मगर कांग्रेस सरकार को चलने भी नहीं देती थी। जैसे सरकार कुछ कोशिश करे, कांग्रेस को खींचते बाहर। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यही हुआ कि विकल्प के रूप में अन्य दलों को, राजनीतिक दलों को, क्षेत्रीय दलों के दिमाग में आया कि अब हमें वो भूलना पड़ेगा, हम ना कांग्रेस चाहते हैं और न ये गठबंधन चल पाएगी यूनाइटेड फ्रंट की जैसी है, क्योंकि लीडर ऑफ द जो भी गठबंधन बनता है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्टी जो है, सबसे आम बिगेस्ट पार्टी जो है, वो बड़ा होना चाहिए। अब जनता दल की सरकार बनी थी, देवेगौड़ा जी थे, उनके पास 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 16। जब टूट टाट के जब गुजराल साहब आते हैं तो लालू जी अलग हो जाते हैं, तो 5-6 एमपी है। अब 5-6 एमपी का दल अगर प्रधानमंत्री दे रहा है देश को, कितने भी अच्छे सज्जन हो गुजराल साहब, वो नहीं चलने वाली है। तो इसीलिए एक विकल्प के रूप में और कोई रास्ता नहीं था। अन्य पार्टी फिर धीरे धीरे बीजू जनता दल, छुट्टी जनता दल से वो साथ आ गई, ममता जी कांग्रेस को छोड़ी वो आ गए, हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इस तरीके से सब पार्टियां, बहुत पार्टियां यूनाइटेड फ्रंट में थी, वो छोड़ करके, और अंत में तो यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर तेलुगु देशम उनके बिना तो एनडीए सरकार बनती ही नहीं 98 में। तो कहने का मतलब जो कोर ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट था वही आके आ गया इस साइड में। तो इसलिए काफी बदलाव हुआ उस समय, काफी चर्निंग हुई उस समय, और इसलिए इतना कॉम्प्लेक्सिटी था कि अब के लोग जो देखते हैं मोदी सरकार 300 सीट है, ऐसा है वैसा है, उस सोचो कितना उस समय शासन नहीं, उस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था और किसी को खुशी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि शांति थी जी। लेकिन 96 में जब 13 दिन की सरकार गिर रही थी, उस समय प्रमोद महाजन एक बड़ा नाम था भारतीय जनता पार्टी का, जिन्हें पॉलिटिकल मैनेजर कहा जाता था, ठीक है। तो क्या ये माना जाए, वाजपेयी जी के भाषण को मैं छोड़ दूं, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये माना जाना चाहिए कि वाजपेयी सरकार में सरकार को बचाने की कोशिश नहीं की गई? कोशिश नहीं, बातचीत हुई। मुरसली मारन ने लोकसभा में कहा, उस डिबेट में, विश्वास प्रस्ताव करके जो भाषण हो रहा था, डिबेट हो रही थी, मुरसली मारन डीएमके ने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हम अप्रोच किए समर्थन के लिए, मगर लेन देन नहीं बात की, कोई लेन देन की बात नहीं हुई है। ही मैं उनको इसलिए बधाई देता हूँ, दे हैव नॉट ऑफर्ड अस एनीथिंग। तो कहने का मतलब है कोशिश तो अवश्य थी, मगर ये नहीं था। और दूसरी बात है साथ में कि 180 से ना 270 पहुंचना थोड़ा लंबा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई पार्टी के पास 10-12 से ज्यादा नहीं था, अध्यक्ष के पास 5-6 थे, तो कहाँ से लोग को इकट्ठा करोगे। और वहां यूनाइटेड फ्रंट बन चुकी थी,
जब तक शंकर दयाल शर्मा जी ने वाजपेयी जी को बुलाया सरकार बनाने के लिए, तब तक यूनाइटेड फ्रंट बन चुकी थी और कांग्रेस ने कहा था हम इसका समर्थन करेंगे। बल्कि सुरजीत साहब तो नाराज भी हुए थे, सुरजीत साहब नाराज भी हुए थे। यूनाइटेड फ्रंट रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान जी ने तो अशब्द का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, वाजपेयी जी और शंकर दयाल शर्मा के बारे में कि एक ही समुदाय के लोग हैं इसलिए ऐसा गड़बड़ हो रहा है, इतना तक कहा था उन्होंने। तो गुस्सा तो था लोगों को, तो पता था कि उस समय तो सरकार नहीं बच पाएगी। अगर यूनाइटेड फ्रंट नहीं बनती उस समय, कांग्रेस समर्थन नहीं अनाउंस तो शायद बन सकता। हाँ, यूनाइटेड फ्रंट अपने नेता नहीं चुन लेती, ज्योति बाबू नहीं देवेगौड़ा बनेंगे, वीपी सिंह तो भाग गए बेचारे, गाड़ी लेकर दिल्ली में चक्कर लगाने लगे कि कोई हमको पकड़ ना पाए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उन्हें पता था ये सरकार चलने वाली है नहीं, तो इसलिए ये तकलीफ तो थी। बट मेरे ख्याल से फिर भी 13 दिन के क्यों वाजपेयी जी बने प्रधानमंत्री, जब पता था संख्या नहीं है, एक तो दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी अब फोकस है इंडियन पॉलिटिक्स की। भारतीय राजनीति में बीजेपी को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी पार्टी बनके, संख्या में, वोट में नहीं, संख्या में सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर आ चुकी है। अब आपको उसको स्वीकार करना होगा, अब अनटचेबल नहीं रह पाएगा। इससे जुड़ी दो बातें हैं जो मैं समझना चाहता हूँ आपसे, जो कही जाती। एक तो ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या राष्ट्रपति जी, जो तब के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके फैसले को आप ठीक मानते, क्योंकि उसकी बहुत आलोचना हुई पहली बात कि भाई वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दे दिया, जो आप भी समझते थे कि सरकार नहीं चला सकती या मेजोरिटी नहीं हासिल। और दूसरा, वाजपेयी जी ने ये फैसला कि सरकार में बनानी है, क्या आरएसएस के दबाव में किया, आरएसएस के आदेश पर किया? दूसरा तो बताना बहुत मुश्किल है अंदर में क्या बात होती है, बट हाँ, अभी हम कह रहे हैं हैंडशेक के साथ कि यूनाइटेड अच्छी तरह से बन चुकी थी, उस समय भी शक था कि ये क्या साथ रह पाएंगे। तो इसलिए अगर राष्ट्रपति जी का कहना था कि मुझे अब तक यूनाइटेड फ्रंट का न पत्र आया है, न कांग्रेस का पत्र आया समर्थन का, उसमें कहा जाए कि नरसिम्हा राव जी ने पत्र को डिले कर दिया, दिन में उसमें विलंब हो गई, इसलिए राष्ट्रपति जी को, इसे राष्ट्रपति जी बोले मेरे पास तो कुछ आया नहीं है, मैं वाजपेयी जी को बना रहा हूँ। शंकर दयाल शर्मा का कहना था एक सरकार चाहिए, इलेक्शन के बाद पुरानी सरकार नहीं चल सकती है, सरकार चाहिए हमें, दूसरा और कोई आया नहीं है, और प्रोप्राइटी कहती है कि सबसे बड़े पार्टी या गठबंधन को बुलाया जाए। तो उस तरीके से इन रेट्रोस्पेक्ट अगर 2 घंटा वेट कर लेते शायद तो बदल हो जाता, मगर उस समय उन्होंने कहा इसलिए मैं पत्र दे रहा हूँ कि कल सुबह मैं आपको शपथ, ऐसा भी नहीं कि सरकार बनाने के लिए देने, वो पत्र थोड़ा अनयूजुअल है, उन्होंने लिखा है इसमें कि मैं आपको कल सुबह 9 बजे या 10 बजे जो भी है शपथ ग्रहण कराने के लिए बुला रहा हूँ। ऐसा राष्ट्रपति अक्सर लिखते नहीं, वो केवल लिखते हैं कि मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सरकार बनाने के लिए। 96 की बात तो ये हुई, 98 का जब जिक्र हम करते हैं तो वो उस समय तक थोड़ी सी स्थितियां बदल गई, गठबंधन की सरकार के लिए, गठबंधन के लिए बहुत सारे दल आ गए, लेकिन जो फेल्ड एक्सपीरियंस शंकर दयाल जी शर्मा का रहा, उसको बिल्कुल उलट जो उस समय के राष्ट्रपति थे नारायण साहब, उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया कि वो कहा कि नहीं सबकी चिट्ठी आएगी, और फिर जो चिट्ठी तमिलनाडु के चेन्नई से यहाँ तक दिल्ली तक आने में, पहुंचने में देर हुई, वो सब क्या थे? इनफैक्ट मैं तो उस पर काफी लिखा हूँ, मैंने कम से कम उस पर, और अगले साल भी जब नारायणन साहब ने उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बोला जब पार्लियामेंट सेशन में आ रही थी उसी दिन, वो भी गलत था। मेरा कहना है कि नारायणन साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनली गलत काम किया है। 2-3 बात थी, एक तो एनडीए आई थी 251 सीट लेके, 271 से 20 कम, चलिए 20 कम है कोई बात नहीं, प्रोप्राइटी कहती है, और कोई डिमांड नहीं था, कोई यूनाइटेड फ्रंट, कोई कांग्रेस, किसी ने दावा नहीं डाला। जब कोई दावा नहीं डाला है, केयरटेकर गवर्नमेंट 6 महीना से चल रही है, आपका काम था 251 वाले को बुला के बोलना कि आप सरकार बनाइए, आपको मैं 15 दिन महीना विश्वास पर हाजिर कीजिए। एक विश्वास मत की आवश्यकता नहीं, आखिर दूसरे को अविश्वास लाना चाहिए। बट एनीवे चलिए, विश्वास मोशन का हमारे में आ गया, कॉन्फ्रेंस मोशन की बात आ गई, उससे आवश्यकता नहीं थी, करना चाहिए था। उसके बाद चौटाला जी के 4 आ गए, वहां से 2 आ गए, बोडो वाला कहता मैं भी आ गया हूँ, अब 260 क्रॉस कर चुका था एनडीए। तब तक कांग्रेस ने दावा नहीं डाला था, यूनाइटेड फ्रंट तो बची ही नहीं थी, नेशनल फ्रंट हो गई थी, वो भी नहीं बच रही थी, कोई दावा नहीं था, फिर भी डिले कराना और उसके बाद बोलना कि प्री पोल अलायंस पार्टनर्स का पत्र लाइए, क्योंकि सरकार गिरते जाती है। प्री पोल अलायंस पार्टनर से पत्र कभी नहीं मांगा जाता है, क्योंकि अलायंस इलेक्शन के पहले वो कह चुके हम साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे जयललिता तो कैंपेन की थी,
जी। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन रही है, उसके लिए कैंपेन कर रहे हैं। उसके बाद पत्र मांगना हुआ कि बीजेपी और अटल जी को दोबारा नेगोशिएट करना पड़ा एलआई से। जैसे आपने बहुत सही बताया, चेन्नई में फंस गया मामला, जसवंत सिंह को जाना पड़ा, इसको जाना पड़ा। मेरे ख्याल से वो बैड टेस्ट इन द माउथ हो गया और उसकी आवश्यकता एकदम नहीं थी, कोई आवश्यकता उसकी नहीं थी। जी, लेकिन चिंता तो उनकी ठीक थी ना नारायणन साहब? नहीं, चिंता से नहीं थे। एक ही बार ऐसा पत्र पहले मांगा गया था, वेंकट रामन साहब राष्ट्रपति थे, वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी, फिर चंद्रशेखर जी सरकार बनाने आए, कांग्रेस मिले समर्थन करेंगे। वेंकट रामन ने कहा देखिए अभी तो सरकार एक साल भी नहीं चली है, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप समर्थन करते रहेंगे, आप हमें पत्र दीजिए। उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी को बोला पत्र दीजिए कि अगले चुनाव तक, यानी 94 तक हम ये सरकार की समर्थन देंगे। राजीव गांधी जी ने पत्र दिया कि हम अगले चुनाव तक इनको समर्थन देंगे और 4 महीना में विड्रॉ कर दिया। तो पत्र का माने क्या होगा? पॉलिटिशियन से पत्र लेने के कोई कोर्ट में एफिडेविट है जो आप पॉलिटिशियन से पत्र मांग रहे हैं? पत्र मांगना ही गलत है मेरे ख्याल से, पत्र मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द हाउस। कॉन्फ्रेंस ऑफ द हाउस कहाँ डिसाइड किया जाता है? हाउस में, हाउस के बाहर नहीं किया जाता, फ्लोर ऑफ द हाउस होता है। ये गलत है। राष्ट्रपति जी का कहना कि अस्थिर सरकार रहेगी, वो आपका काम नहीं है, वो लोकसभा का काम है देखना स्थिर सरकार है क्या अस्थिर सरकार है। एक चीज का और जिक्र आप कर रहे थे कि सदन के दौरान विश्वास प्रस्ताव का जिक्र नारायणन साहब ने किया। अगले साल जब अप्रैल में 99 में पार्लियामेंट को जिस दिन मिलना था उसके नोटिफाई हो चुका था, राष्ट्रपति हैड ऑलरेडी कॉल्ड पार्लियामेंट टू सेशन, बजट सेशन। तारीख थी मेरे ख्याल से 15 या 16। उस दिन पत्र जयललिता का राष्ट्रपति को जाता है, आई एम विथड्रॉइंग सपोर्ट। अगर सेशन नहीं बुलाई जाइए तब पत्र जा रहा है, तब राष्ट्रपति का सदन बुलाइए, अपना विश्वास दिखाइए, मेजोरिटी दिखाइए, मैं मानने को तैयार हूँ। तो कमलनाथ के केस आपने देखा तो उसके बावजूद उन्होंने 1 महीना नहीं बुलाया असेंबली को, 1 महीना नहीं बुलाया कमलनाथ जी ने, सुप्रीम कोर्ट तक केस हम नहीं बुलाएंगे, ठीक है। वहां जब पार्लियामेंट आ रहा है, अगले दिन सदन की बैठक होने वाली है, जब सेशन शुरू होने वाली है, तो उस समय राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है। उस समय ऑपोजिशन पार्टीज को स्पीकर के सामने जाके अविश्वास क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन उस समय अविश्वास प्रस्ताव नहीं मांग सकते, गलत बात है। विश्वास प्रस्ताव मांगा जाता है सरकार बनने के समय, सरकार गिराने के लिए प्रथा बड़ी क्लियर है, मगर नो कॉन्फिडेंस मोशन वो नहीं ला सकते थे कि उन्हें फिर अग्री करना पड़ता कौन कौन साथ है। उनके पास संख्या के डाउट थी, उस समय नहीं अग्री कर पाते, इसलिए वो नहीं लाना चाहते थे। तो राष्ट्रपति का कहना कि सी का कॉन्फिडेंस वोट मेरे ख्याल से कंप्लीटली अगेंस्ट पार्लियामेंट्री नॉर्म्स एंड प्रोप्राइटी है। मैंने कहा कि बहुत चुनौती जी। आपने 96 का तो जिक्र किया कि उस समय डीएमके को रेफरेंस आपने देते हुए कहा कि कोई तोलमोल नहीं हुआ, लेकिन 98 में जब सरकार बनी तब तो तोलमोल हुआ। आपने टीडीपी के नायडू साहब के साथ स्पीकर को नेगोशिएट किया, जयललिता जी है, सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाने के लिए अड़ी हुई थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। नहीं देखिए अच्छा स्पीकर तो बने, हाँ स्पीकर तो बने। देखिए गठबंधन में एक पार्टी नहीं चला सकती है, सभी के डिमांड होते हैं, आपको एडजस्ट करना होता है विद इन लिमिट, दायरे के अंदर, दायरे के बाहर नहीं। नायडू साहब कहा था ठीक है हम मंत्री पद नहीं दो, आई थिंक दे वर द सेकंड लार्जेस्ट उस समय हो गया था, क्योंकि शिवसेना 92 बहुत खराब की थी, केवल 4 एमपी थे उनके पास, नायडू के पास 10-12 एमपी थे, तो नंबर ठीक था उनके पास, और कोई नहीं था। बाकी ममता जी थे 8 के साथ, ये तो हाल था उस समय, 8 और 7 और 5 की पार्टियां थी। तो नायडू साहब ने कहा हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, हमारा आदमी स्पीकर चाहिए। मेरे ख्याल से वो लेजिटिमेट डिमांड था। जयललिता जी का था कि आप सुब्रमण्यम स्वामी जी को बनाइए वित्त मंत्री, नहीं स्वीकार हुआ। फिर उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को तोड़िए, रेवेन्यू का अलग कीजिए और एडीएमके के आदमी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही दीजिए, बट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ रेवेन्यू। वो नहीं माना गया। आपका आदमी को लेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में डालेंगे, एमओएस रेवेन्यू बनेगा, बट ही विल रिपोर्ट टू फाइनेंस मिनिस्टर, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। नेगोशिएशन तो होती है डेमोक्रेसी में, अगर वो मान जाते कि ठीक है हम रेवेन्यू अलग कर देते हैं, आपका आदमी इंडिपेंडेंटली चलाए, तब आपकी बात से मैं, आपके आलोचना से, क्रिटिसिज्म से मैं समझ सकता था। मगर नेगोशिएशन तो नॉर्मल है। पॉलिटिकल लाइफ में अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं आपस में बात कर नेगोशिएट करे, तो राजनीति को क्या कहा जाता है? द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, नॉट द आइडियल, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। संभव है, गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है।
लेकिन मुझे याद है कि ऐसा याद आता है कि जब बालयोगी साहब जो मेंबर थे, जो स्पीकर भी बने, उनको उससे पहले पीए संगमा साहब चाहते थे कि वो बन जाए स्पीकर। उन्होंने वाजपेयी जी से भी बात की और फिर आखिरी मिनट तक बालयोगी साहब दिल्ली नहीं पहुंचे और शक्ति सिन्हा साहब की सांस अटकी हुई थी क्योंकि नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो रहा था। क्या वो पूरा खेल हुआ? और बालयोगी तो फर्स्ट टाइमर एमपी को स्पीकर बनाना, मुझे याद आता है कि वो किस तरह से सेकंड टाइम बहुत कम टाइम का वो रहा, 1.5 साल वाला 96 98 में भी थे वो तो वो इसलिए बहुत फर्स्ट टाइमर भी स्पीकर बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं बनने की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ वो पूरा ड्रामा थोड़ा सा मुझे बताइए ना, लोगों को समझ आएगा। संगमा जी बनना चाहते थे दोबारा स्पीकर, वाजपेयी जी से मिले थे, मैं वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा कि देखिए आई वॉज अ गुड स्पीकर, हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। वाजपेयी जी माने हाँ स्पीकर में आप कमी नहीं थी, बट संगमा जी ने समर्थन मांगा, वाजपेयी जी ने कुछ नहीं बोला, हाँ नहीं बोला उनको। संगमा जी बाकी लोग से भी मिले, बोले अच्छा। तब तक यहाँ बात हो रही थी, अच्छा सरकार जब बनती है विश्वास प्रस्ताव आपको आया नहीं है। 96 में क्या हुआ था, स्पीकर चुनाव हुआ था, नंबर तो थी नहीं एनडीए के पास, बीजेपी एनडीए था इसमें बीजेपी के पास, सब मिलके बोले संगमा हमारा स्पीकर होगा। वाजपेयी जी की सरकार कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाई, संगमा जी स्पीकर बन गए। संगमा जी स्पीकर बन गए, उस माने हो गया कि सरकार के पास संख्या नहीं है, गवर्नमेंट हैज नो मेजोरिटी। 98 में जब मेजोरिटी 19-20 की चल रही थी, अगर उस समय एनडीए वाजपेयी साहब कहते कि हाँ जी संगमा जी जो ऑपोजिशन पार्टी के हैं स्पीकर बन जाए, हमें आपत्ति नहीं है, आप छोटी पार्टियां जो 1 और 2 दल वाले आपको समर्थन देने से बात हो रही है, वो क्या बोलेंगे, अरे इनके पास तो नंबर ही नहीं है, स्पीकर नहीं बना पा रहे हैं। तो साइकोलॉजिकली इट वुड हैव बीन अ डिफीट फॉर मिस्टर वाजपेयी अगर संगमा जी स्पीकर बनते। इससे इनका था कि स्पीकर बनेगा हमारे साइड से बनेगा, और वही प्रथा है, पार्लियामेंट सिस्टम में प्रथा है, वो तो सरकार की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से। दिक्कत क्या हो गई कि संगमा जी को लास्ट मिनट में किसी ने बोल दिया, मंत्री ने बोला बीजेपी के कि हाँ हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर आप स्पीकर बन जाए। तो संगमा जी बोले हम यूनानिमस बनेंगे, हम चुनाव होगा तो हम नहीं अपना नाम, अगर आपका कैंडिडेट है ही सेड आई विल नॉट फाइल माय नॉमिनेशन। जब उनको बता दिया गया आपका आपत्ति नहीं है, तो वो भी थोड़ा पहले आके अपना फॉर्म भर गए, क्योंकि इंडिया का कोई आया नहीं था। तब तक नायडू जी बोल चुके थे बालयोगी हमारे कैंडिडेट हैं। बालयोगी जी पहुंच नहीं पाए दिल्ली, प्लेन हैदराबाद से लेट आई, भागते भागते 12 बजने में 5 मिनट 11:55 पर वो पहुंचे। और जो तो साफ मैं तो शक्ति सिन्हा साहब के लिए मुश्किल काम था, मुझे खाली देखना था कि हो जाए ठीक से। उनको लिटरली दौड़ा के लिया गया कि अपना थोड़ा साइन कीजिए, नॉमिनेशन फाइल कीजिए 12 बजे। संगमा जी चोट पहुंची, उससे वो नॉमिनेशन नहीं फाइल करते, वो ज्यादा अच्छा होता। उन्हें मिसलीड किया गया, मुझे बुरा लगा है, होता है पॉलिटिक्स में, बट वो गलत था वो। उसी दौरान जब सरकार बन गई तो एक बड़ी घटना के साक्षी आप और हैं, जो कहा जाता है कि जब मंत्रिमंडल की लिस्ट वाजपेयी जी ने अपने हाथ से बनाकर दिया आपको, और उसके बाद सुदर्शन जी डिनर टेबल पर रात को पहुंचते हैं वाजपेयी जी के पास, और फिर 2 बड़े नाम जो हैं उसमें से काट दिए जाते हैं, ये क्या खेल था? लिस्ट वाजपेयी जी नहीं बनाए थे, सब बैठे थे मीटिंग में, सब बड़े नेता बैठे हुए थे। शाम को मीटिंग हुई, काफी लंबी चली। मैं तो केवल अपने लैपटॉप पर, ऐसे ही लैपटॉप जो आपके साथ बात कर रहा हूँ मैं टाइप कर रहा था केवल। पत्र गई, जसवंत सिंह जी का नाम था, प्रमोद जी का नाम था उसमें, बात सही है। बाद में सुदर्शन जी मिलने आए, वो भी मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, मगर आपस में जो क्या बात की है मुझे कुछ पता नहीं है। अब उसके बाद सुदर्शन जी के आने के बाद नाम ड्रॉप हुए तो उनकी इच्छा थी एकदम, हमें नहीं करने की इच्छा नहीं थी, मगर सारा मीडिया फोकस आज तक, और आपने अच्छा किया कि 2 नाम बताया, सारी मीडिया फोकस है कि सुदर्शन जी आए थे जसवंत सिंह जी का नाम कटवाने के लिए, क्योंकि वो माना जाता था इकोनॉमिक लिबरलाइजर है, प्रो अमेरिका है। मैं उस समय नहीं जाऊंगा। कोई ने जिक्र किया कि 2 नाम कटे थे, प्रमोद महाजन जी का भी। दोनों ऐसे थे जो चुनाव हार गए थे। जसवंत सिंह जी चित्तौड़गढ़ से हारे थे, प्रमोद जी बंबई नॉर्थ ईस्ट से हारे थे, गुजरात कामल से हारे थे। कहने का मतलब है कि जो एक रीडिंग ये भी हो सकती है कि तुरंत चुनाव हारे हुए व्यक्ति को आप मिनिस्टर बना रहे हैं। आपको पता होगा 2014 में जो सरकार बनी थी, बहुत डाउट था कि अरुण जेटली जी को बनाया जाएगा मंत्री, क्योंकि चुनाव हार चुके थे, फिर भी बनाया गया।
वो एक्सेप्शन माना गया। 2014 तक तुरंत हारा हुआ स्मृति ईरानी जी को भी बनाया गया। स्मृति ईरानी तो खाली बिकॉज उनका लड़ाई के चलते, बट अरुण जेटली जी इतने महत्वपूर्ण नेता थे, तुरंत चुनाव हारे थे, सबका था कि हाँ नहीं बन पाएंगे बेचारे क्योंकि चुनाव तुरंत हारे। तो मेंटल अंडरस्टैंडिंग हमारी रही है कि चुनाव हारने के तुरंत बाद आम चुनाव में मंत्री आदमी नहीं बनता है, राज्यसभा में आएगा, समय लगेगा, रिहैबिलिटेट होगा, तब बनता है। तो मैंने कहा ये भी माना जाता है कि मैंडेट नहीं मिला उसको, व्यक्ति को हारा है। इसलिए कह रहे हैं कि इसीलिए मेरा कहना है कि केवल कहना कि वो लिबरलाइजर है ये मत देखिए, ये भी शायद मैं तो अब क्या बात है मैं तो था नहीं। तो मतलब ये मेरा बड़ा सोच में बदलाव आया वाजपेयी से मोदी सरकार तक में, कि वाजपेयी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हारने वाले उम्मीदवारों को मंत्री नहीं बनाया जाए, और मोदी सरकार ने जसवंत सिंह जी 9 महीना बाद मंत्री बने, 9 महीना बाद मंत्री बने जसवंत सिंह जी। प्रमोद बांजी को समय और लगा बनने में, और ज्यादा समय लगा, मगर ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए मैंने कहा 2014 में जब हुआ इसको लोग नॉर्मल नहीं माने, तब भी माने कि एक्सेप्शन टू द रूल है कि बन रहा है। तो इसीलिए टू दैट इंसिडेंट आई थॉट लोग खाली वो वन साइडेड फोकस जसवंत सिंह जी पकड़ते हैं, मैं कहते मेरे दिमाग अंडरस्टैंडिंग से गलत है जी। वो दोनों के लिए बात थी। एक और दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले हुए थे उस दौरान। एक था जो परमाणु विस्फोट का, जिसको लेकर तारीफ भी की जाती है और बहुत बड़ी बात होती है, और दूसरी थी कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने की। दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों जुड़ी हुई हैं। कैसे आप इस पर थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। नहीं देखिए, भारत को परमाणु विस्फोट कराने की बहुत आवश्यकता थी, ये हमको 30 साल से पता था। चीन के पास था, एनपीटी आ गया था, मैंने लीगली भारत के पास नहीं आ सकते थे, मगर चीन ने पाकिस्तान को बम भी दिया था और मिसाइल भी दी थी, इस पर बम को रख के अटैक कर सकते हैं। तो भारत की आवश्यकता थी करने की। सब सरकारें कह रही थी कि न्यूक्लियर ऑप्शन हमारे पास है। अरे ऑप्शन का मतलब क्या, विकल्प का मतलब क्या, इसमें इस्तेमाल ना हो, तब तो विकल्प ही नहीं रहा ना। तो इसीलिए इसके करने की बहुत आवश्यकता थी। नरसिम्हा जी कोशिश किए थे 95 में, नहीं कर पाए। उन्होंने वाजपेयी जी को 96 में बताया था कि इतनी तैयारी हो गई है, आप तुरंत कीजिए, और कलाम साहब का नाम आपने लिया। अच्छा, डॉक्टर चिदम्बरम का बहुत रोल था, अनिल काकोडकर जी का रोल था, बट अनिल काकोडकर जी, हाँ सबका इनका था, अच्छा टीम थी वो, एक डिलीवरी सिस्टम के लिए, एक डिवाइस के लिए। तो इसलिए आप करने की बहुत आवश्यकता थी। आलोचना जरूर हुई उस समय, अगर भारत नहीं करता तो बाद में नहीं कर सकता था। सीटीबीटी का डिस्कशन चल रहा था, अमेरिका सीटीबीटी का समर्थन भी कर रहे थे मगर साइन नहीं कर रही थी, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल में, खुद को ही मुश्किल में डालने का फैसला भी था एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एकदम बहुत डाली, मगर कभी न कभी भगवान शंकर को भी तो पीना पड़ा विष, नहीं? भगवान शंकर को भी तो नीलकंठ कैसे बने, किसी को कभी वो आपको निर्णय लेना ही पड़ता है, उगलना पड़ता है। उगलने की बहुत आवश्यकता थी। जितना बढ़ा डिले करते जाएंगे उतना विष बड़ा होते जाएगा। सो पॉइजन हैड टू बी स्वॉलोड भारत के इंटरेस्ट में, द सूनर द पॉसिबल। पहले हो सकता था, नहीं किया गया, इसके लिए संभव नहीं था, करने की जरूरत थी। कलाम साहब बनाना तो मेरे ख्याल से एक रिकॉग्निशन था कि भारत में जो मेरिट पे काम किया है, ऊपर आया है, भारत की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी निकाला है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट देना मेरे ख्याल से वेरी गुड साइन, सिंबल ऑफ भारत का कि ये भारत है। क्या उन्हें मंत्री बनाने की बात भी पहले की थी वाजपेयी जी ने? नहीं, लोग बातचीत होते रहते थी, बट मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट ज्यादा बेटर था, बिकॉज मंत्री जनरली उस समय पॉलिटिकल लोग ही बनते थे, राजनेता ही बनते थे। बाकी लोग को मंत्री जैसा पद दिया जाता था, मंत्री पद वैसे बहुत कम लोग को। तब तक राजा रमन्ना जी कुछ दिन के लिए वीपीसी की सरकार में मिनिस्टर स्टेट थे, डॉक्टर अलग यूनाइटेड फ्रंट में थे, बट अक्सर रैंक देना और कैबिनेट रैंक देना अलग बात है। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पर आपत्ति की थी कि वो मुलायम सिंह जी के एडवाइजर रहे थे, डिफेंस एडवाइजर रहे थे मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे, कलाम साहब। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नायडू साहब के दबाव में वाजपेयी जी ने ये फैसला किया। नहीं, ये सब मेरे ख्याल से नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगेन नेगोशिएशन तो होती है, लोग चाहते हैं। नायडू जी इनफैक्ट चाह रहे थे किसी और को, दूसरे कैंडिडेट का निधन हो गया। कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स में तो संभव जरूर है नेगोशिएशन डिसाइड करना। क्या जिनका निधन हो गया उनको एश्योरेंस दिया गया था राष्ट्रपति? कुछ लोगों ने शायद एश्योरेंस दिया था। एम्बैरेसमेंट थी, पीसी अलेक्जेंडर का भी नाम था, तो काफी नाम थी। इसीलिए ना, देखिए ऐसे पद में हर बार होता है, इनका नाम शायद, उनका नाम, इनका नाम, 5-7 नाम होते हैं, फिर नैरो डाउन करके
जब प्रतिभा पाटिल जी बनी राष्ट्रपति भारत के प्रेसिडेंट तब बनी, भी शी वॉज द कांग्रेस 22nd कैंडिडेट। 21 नाम को लेफ्ट फ्रंट ने काटा, 22वें नाम पर अग्रीमेंट हुई। तो मेरे ख्याल से जनतंत्र लोकतंत्र में ये सब तो स्वाभाविक होता है। है। वाजपेयी जी के साथ जो शख्सियत को पॉलिटिकल लाइफ में सबसे नाम जुड़ता है वो है लाल कृष्ण आडवाणी का। आपने उन दोनों को बहुत करीब से देखा है। बहुत सारी बातें होती रहती है आडवाणी जी और वाजपेयी जी के रिश्ते को लेकर, दोस्ती को लेकर, मतभेदों को लेकर, और आखिर में तक तो ये चर्चा होने लगी कि आडवाणी जी बहुत नाराज थे जब ब्रजेश मिश्रा जिस तरह से सरकार चलाते थे, और आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अभी एक पुस्तक आई है विनय सीतापति की, जुगलबंदी, उसमें काफी इसका जिक्र है। मैं पूरा सहमत नहीं हूँ विनय सीतापति, काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, लोग को पढ़ना चाहिए। लोग को जो बीजेपी समझना चाहते हैं, और पर्टिकुलर अटल जी और आडवाणी जी का, वो उसको पढ़नी चाहिए वो पूरी किताब। मैं पूरा सहमत उनसे नहीं हूँ, कोई बात है, अलग बात है। पुराना रिश्ता था। आडवाणी जी को बीजेपी और आरएसएस, जनसंघ आरएसएस ने भेजा था अटल जी की सहायता करने के लिए, उनके सेक्रेटरी थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, तो बहुत पुराना था। स्वाभाविकता 50 साल 60 साल काम करें एक दूसरे के साथ, 40 साल, तो एक अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है। पर थे तो दो अलग पर्सनैलिटी, दोनों के वर्ल्ड व्यूज अलग थे, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी डिसएग्रीमेंट्स होती है। जब तक मैं था, मैं बात कर रहा हूँ 99 तक, तब तक ऐसी कोई 99 के एंड तक, तब तक कोई खास टेंशन नहीं थी। हाँ, डिसएग्रीमेंट होता था, बात हो जाती थी, इनको बनाया जाए, नहीं इनको बनाया जाए मंत्री, हर दम। मुझे तो याद है कोई प्रस्ताव आता था अटल जी के पास, वो हर दम एक बार पूछ लेते थे कि आडवाणी जी से आपने बात की है कि नहीं इसके बारे में। ऐसा नहीं आडवाणी जी हर बात वो मानेंगे, बट उनका हाथ है कि आडवाणी जी की राय लेनी चाहिए। भाई सीनियर लीडर है, सुलझे हुए हैं, देखा है सब कुछ, पार्टी बनाया है। तो मेरे ख्याल से बाद में पता नहीं क्या हुआ, मैं तो अमेरिका चला गया जनवरी 2000 में, मैं अमेरिका चला गया। उसके बाद मैं भी रूमर सुनते रहता था, बट कितना हद है, कितना लोग कान भर रहे हैं, कितना लोग बढ़ा रहे हैं, ये मैं। लेकिन आप इस बात से सहमत हैं कि लोग वाजपेयी जी को नरम उदारवादी व्यक्तित्व मानते रहे पॉलिटिकल शख्सियत के तौर पर, और आडवाणी जी को हार्डकोर और हिंदूवादी होने का जो झेलना था आरोप, वो सामना करना पड़ा। स्टीरियोटाइप्स है, ये दोनों स्टीरियोटाइप्स हैं। बिकॉज मैंने देखा था डिसीजन मेकिंग में अटल जी बात सबके सुनते थे, बहुत समय लगाते थे, अच्छा से सुनते थे, अंत में जब निर्णय लेते थे तो अड़ जाते थे, उस पर हिलते नहीं थे। आप पॉलिटिकली भी देखिए, जो उनका लाइन क्रॉस किया है, जो उनको लगा कि सीमा के बाहर जा रहे हैं, अटल जी ने उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, ऐसी बात नहीं रही है। और आडवाणी जी कहते हैं हार्ड लाइनर, बट मैंने जो एक्शन में देखा था, ऑलवेज कंसिलिएटिंग, हरदम एलाइज की बात सुनना, कैसे आगे बढ़ना। फ्रस्ट्रेशन तो था ही, कई बार छोटे एलाइज पार्टी को तंग कर रही है, बट एलाई तो एलाई है, गठबंधन है, ये आपकी सरकार तो है नहीं, गठबंधन की सरकार है, तो फ्रस्ट्रेशन कभी जताते होंगे। बट अदरवाइज मैंने तो जो देखा था, आडवाणी जी को भी बहुत कोशिश करते थे वो छोटी पार्टियों की बात सुनने का, साथ लेने का। तो इसीलिए हार्ड लाइनर कहना मेरे ख्याल से, या वो स्टीरियोटाइपिंग ज्यादा है, ज्यादा स्टीरियोटाइपिंग है। एक चीज और बार बार कही जाती रही, खासतौर से अपोजिशन पार्टीज की तरफ से वाजपेयी जी के लिए, कि राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। अक्सर कही जाती थी। उन्होंने खुद एक बार कहा पार्लियामेंट में कि आप कहते हैं मुझे राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, बोले अगर पेड़ का फल मीठा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकती है। मैं यहीं से आया हूँ, मैं आरएसएस से आया हूँ, मैं जनसंघ से आया हूँ, बीजेपी से आया हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं राइट मैन इज द रॉन्ग पार्टी एंड द राइट मैन इज द राइट पार्टी? ठीक है ना, वो हरदम। और नहीं, और ये भी, अब आपने तो पुस्तक लिखी है, जब भी वो और पार्टी के लीडरशिप में मतभेद होता था, अंत में जो निर्णय होता था, जो भी निर्णय हो, अटल जी के पक्ष में हो या उनके जो चाहते थे वो ना हो, वो उस निर्णय का हरदम अपहोल्ड किए हैं, कभी पार्टी लाइन के अगेंस्ट नहीं जाते थे। जब निर्णय ले जाती, तब निर्णय लेने के समय जरूर अलग अलग विचार प्रकट किए जाते थे, बट एक बार निर्णय ले लिया गया, रथ यात्रा के खिलाफ है, उन्होंने खुद बोला था खिलाफ है। जब पार्टी बोली नहीं हम रथ यात्रा करेंगे, आडवाणी जी लीड करेंगे, अटल जी गए थे उसके लिए, झंडी दिखाने गए थे, ऐसी बात नहीं है। तो 2002 में भी ऐसा ही हुआ था। 2002 में भी मैं तो था नहीं, ऐसा ही हुआ था। उन तो पब्लिकली उन्होंने कुछ कहा था, बट एक बार गोवा में साफ साबित हो गया कि पूरी पार्टी, ना केवल लीडरशिप, सारी पार्टी
चाहती है कि नरेंद्र जी मोदी रहे चीफ मिनिस्टर गुजरात, अटल जी को स्वीकार करना पड़ा। अब लोग कहते कॉम्प्रोमाइज था, कॉम्प्रोमाइज नहीं था। यही आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी की परंपरा थी कि एक बार हम निर्णय ले लेते हैं, तब एज डिसिप्लिन सोल्जर्स वी फॉलो द लाइन ऑफ द पार्टी। नहीं तो छोड़ देना, अकेले छोड़े पार्टी, ऐसी बात नहीं है। विनय जी का कोई छोड़ता नहीं, बहुत लोगों ने पार्टी छोड़ी है। तो अटल जी वैसे नहीं थे, बोले हम स्वयं सेवक हैं, जिंदगी भर के लिए स्वयं सेवक रहेंगे, आजीवन स्वयं सेवक वो कहते थे। तब न्यूयॉर्क, तो इसलिए लोग इसको भूल जाते हैं ना। हम एक स्टीरियोटाइप वाजपेयी जी का बना दिया, नाइस सॉफ्ट लिबरल मैन, अडवाणी जी को स्ट्रॉन्ग हार्डलाइन हिंदुत्व। मेरे ख्याल में स्टीरियोटाइपिंग की गलत बात है। एज अ सीरियस स्कॉलर, रिसर्चर, हमें इसके पीछे जाना चाहिए। वी शुड नॉट एक्सेप्ट द स्टीरियोटाइप्स। आपसे बात तो बहुत सारी करने का मन करता है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। आखिरी एक सवाल, क्योंकि आप नेहरू मेमोरियल के किताब भी दिखाना चाहते हैं। हाँ, किताब तो आपको दिखाना ही चाहिए, थोड़ा ठीक से दिखाइए। किताब बहुत अच्छी किताब है, उसका कवर भी बहुत अच्छा लग रहा है, पेंगुइन ने बहुत अच्छे से छापा और आपने तो बहुत मेहनत उस पर की है, तो काफी मेहनत ठीक लग रहा है। वाजपेयी और शक्ति सिन्हा का नाम साथ है तो अच्छा लग रहा है। नहीं, ना। मैं तो बताता हूँ, अंग्रेजी में कहते हैं फ्लाई ऑन द वॉल। मैं तो दास देख रहा था क्या हो रहा है। मेरा कोई इसमें मैं किरदार नहीं था, मैं ऐसे कोई किरदार नहीं था। बट हाँ, आप नेहरू जी के सवाल पूछ रहे थे जी। तो मैं कह रहा हूँ कि नेहरू जी और वाजपेयी जी को हमेशा तुलना की जाती थी। आप नेहरू म्यूजियम के भी डायरेक्टर रहे, लाइब्रेरी के, तो और बल्कि कहा जाता रहा कि वाजपेयी जी नेहरूवियन पॉलिसी पर चलते रहे। आप कैसे इसको देखते हैं? मैं तो कहूँगा यस एंड नो। हाँ, नेहरू को एडमायरर भी थे मगर आलोचक भी थे। उनका जो पहला स्पीच पार्लियामेंट में था, वो कहे प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं, दुनिया इनको बहुत मानती है, और जब जब इनका कद दुनिया में बढ़ता है तब तक भारत को नुकसान पहुंचता है। तो इट इज उनके निधन पर जो स्पीच था राज्यसभा में, उसमें अटल जी राज्यसभा में थे, बहुत अच्छा था, बहुत हार्ट मूविंग स्पीच, वो मानना पड़ेगा, वेरी वेरी गुड। कई चीज वो नेहरू जी के मानते थे। बट आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसी में द डिसाइसिव ब्रेक कि पाकिस्तान से हम बात तो करेंगे। अमेरिका को उन्होंने नेचुरल एलाई कहा था न्यूयॉर्क में सितंबर 98 में, अनथिंकेबल, कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम नेहरूवियन इंडिया। इकोनॉमिक पॉलिसी में नरसिम्हा राव जी ने नेहरूवियन ब्रेक कर चुके थे 91 में, अटल जी उसको और आगे बढ़ाए। तो यानी कि समय के साथ साथ परिस्थिति बदलती है, सर्कमस्टेंसेस चेंज करता है, टाइम्स चेंज, चुनौतियां नई आ जाती हैं, तो पुराना माइंडसेट नहीं चलता है। तो हाँ, नेहरू जी ने काफी कुछ किया, बट नेहरू जी की कई पॉलिसी ऐसी थी जो अब भारत को रोक रही हैं। नॉन अलाइनमेंट हो, एंटी यूएस स्टैंड हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, गवर्नमेंट लेड इकोनॉमी, स्टेट कमांडिंग हाइट्स में रहे, प्राइवेट सेक्टर को दबाया जाए, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। तो अटल जी उसमें कभी रुके नहीं। आप कह सकते हैं, और काफी लोगों ने कहा पार्टी के अंदर और संघ में कि आप ज्यादा जा रहे हैं, उदारवादी ज्यादा बन रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक, आलोचना होनी चाहिए, जब तक आलोचना नहीं होगी तो आदमी समझ नहीं पाता है मेरे ख्याल से। तो इन दैट सेंस कंपैरिजन दोनों का इसलिए सही नहीं है कि नेहरू जी की जो स्थिति थी कांग्रेस पार्टी में पटेल जी के निधन के बाद, सरदार पटेल के निधन के बाद, एकदम फर्क थी, अटल जी की दम फर्क थी। दोनों पार्टियां फर्क है, एक मास बेस्ड है, एक कार्डर बेस्ड पार्टी थी। अब तो कांग्रेस पार्टी ना मास रहा ना बेस रहा, एकदम फर्क हो गई है। तो इसीलिए yes, he admired Nehru, but he was a critic of Nehru also. उनको पता था क्या लिमिटेशन थी नेहरूवियन इंडिया में और उसको किस तरह से डिसमेंटल करना है। अटल जी ने काफी काम किया उसको नेहरूवियन इंडिया को डिसमेंटल करने में, जो अगेन आज के जो अपने आप को जो लिबरल कहते हैं भूल जाते हैं कि अटल जी ने काफी काम किया था उस डिसमेंटलिंग ऑफ नेहरूवियन इंडिया में। जी, आपने विदेश नीति में उदारवादी चर्चा का जिक्र करते करते मुझे एक और सवाल जो मैं छूट भी गया था और करना चाहता था कि लाहौर समझौते को लेकर, लाहौर यात्रा को लेकर आप उस वक्त मौजूद थे, वहां से शिखर वार्ता तक जो मुशर्रफ साहब की हुई, आगरा समिट जैसे कहते, वहां तक आप कैसे देखते हैं? ये क्या पॉलिटिकल विम्स थे कि वाजपेयी जी जो है बिना किसी तैयारी के लाहौर समझौते पर चले गए और उसके बाद कारगिल हो गया, और हैरानी मुझे होती है कि वाजपेयी जी की आलोचना कारगिल को लेकर नहीं हुई। ये तो एक पॉलिटिकल वो फेल्योर नहीं है कि आपको पता ही नहीं, आप जिससे गले मिल रहे हैं वो आपके चाकू घोंप रहा है? नहीं, देखिए, ये मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। बहुत सी कमियां थी, मैं मानने को तैयार हूँ। लाहौर बहुत आवश्यक था। भारत पर जिस तरह से फाइनेंशियल सैंक्शंस दुनिया ने लगाई थी आफ्टर द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, क्लिंटन ने बोला था कश्मीर इज द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड,
साउथ एशिया इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड एटसेट्रा। इतना दबाव भारत पर था कि भारत को दिखाना था कि नहीं, एक तो हमारा न्यूक्लियर था पॉलिसी चाइना के चलते है, हम चाइना से दोस्ती चाहते हैं, बट चाइना के थ्रेट है इसलिए है, पाकिस्तान थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान न्यूक्लियर जरूर बनाया है, हम चाहते हैं कि साउथ एशिया में अमन शांति रहे, उसके लिए वी विल गो द एक्स्ट्रा माइल। दुनिया को ये दिखाना था, साबित करना था। और अगर अटल जी का लाहौर इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो जाता तो साउथ एशिया पाकिस्तान आज दूसरा होता, तब बदल जाता। ये बहुत आवश्यकता थी। नवाज शरीफ भी यही चाहते थे। पाकिस्तानी आर्मी कभी नहीं अलाउ करेगी भारत और पाकिस्तान के बीच नॉर्मल सी रहे। रिस्क था, कारगिल जितना रिस्क हो जाएगा लोग को नहीं लगा था, क्योंकि सबका कहना था कि नाउ दैट पाकिस्तान इज न्यूक्लियर, इंडिया इज न्यूक्लियर, पाकिस्तानी आर्मी ऐसा कुछ नहीं करेगी जहां न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। ये अमेरिकन ने सब ने कहा था, तो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ थोड़ा लिमिटेशन रहेगा। लेकिन कारगिल हो गया और उसके बाद भी आपने जिसने कारगिल किया उसको रजिस्टर करने के लिए, जो परवेज मुशर्रफ जितना मुझे समझ में आता है, अपने आप को राष्ट्रपति के तौर पर रजिस्टर करना चाहते थे, आपने शिखर वार्ता के लिए बुला लिया और फिर वो वार्ता भी फेल हो गई, वाजपेयी जी कुछ नहीं कर पाए, अडवाणी जी ने जो तय किया वही हुआ। देखिए वार्ता फेल करनी थी, दोबारा आपको जैसे मैंने कहा ना, इंडिया को अपना पोजीशन दुनिया में बनाना था। एक, दुनिया को दिखाना था हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, और लड़ाई के बावजूद, कारगिल वॉर के बावजूद हम चाहते हैं अमन शांति। दूसरा, इंडिया तब तक राइज नहीं करेगा दुनिया में अगर इंडिया का नेबरहुड में इंडिया चैलेंज होगा। तो अपने नेबरहुड के चैलेंज को आपको कंट्रोल करना है, नियंत्रण में लाना है, या मिलिट्रीली लाइए या बातचीत से लाइए, कुछ तो तरीका आपको कंट्रोल करने पर होगा। वो आवश्यकता बहुत थी। मोदी जी लाहौर गए, मनमोहन सिंह जी शर्मा शेख पे बोले, कहने का मतलब है अपना नेबरहुड आपको ने शांति अमन जब तक नहीं लाएंगे भारत आगे नहीं बढ़ेगा। और पाकिस्तानी आर्मी और चीन पूरी कोशिश करेगी आपको सबोटाज करने के लिए, इसलिए आपको रिस्क लेने की बहुत आवश्यकता है। रिस्क ना लीजिएगा, या वो रिस्क हो पीस की तरफ, या प्रिवेंटिव स्ट्राइक हो, या बालाकोट हो, नैरेटिव आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो आप दलदल में, साउथ एशिया के दलदल में फंस जाएंगे। इसलिए आलोचना की आवश्यकता है, मैं नहीं कहता आलोचना गलत है, नुआंसिंग में हो सकती है, चेंज हो, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था, बट ब्रॉड ट्रेंड यही रहा है आजादी से आज तक, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक, कि साउथ एशिया का नैरेटिव इंडिया को सेट करना है। आखिरी बात मैं छोटा सा सवाल पे जानना चाहता हूँ कि वाजपेयी जी के जितने फैसले हुए, जिनका हम लोगों ने जिक्र किया और बहुत सारे फैसले किए, यदि वाजपेयी जी सबकी राय के साथ चलने की बजाय कुछ फैसले जो उनकी राय के थे उस पर अड़ते या उन पर चलते, तो क्या आपको लगता है कि वो एक नई दूसरी तरह की शख्सियत होती, हिंदुस्तान के इतिहास में दूसरी तरह से वाजपेयी का नाम लिखा जाता? हो सकता है, काउंटर फैक्चुअल कहते हैं हिस्ट्री में। देखिए बीजेपी के पास, जनसंघ के पास 2 MP 52 में, 4 MP 57 में, 8 MP 62 में, 33 MP 67 में, हाइट 84 में बीजेपी के पास 2 MP, बढ़ के 89, 86, 89, 118, 19, 160। ये सफर जो आदमी देखा है ना, वो आदमी को पता है पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो। तो इसीलिए आपके पास संख्या नहीं है। 96 में 20% वोट मिला, फॉर्चुनेटली 98 आते आते 28% पहुंच गया, बहुत बड़ा जंप है। फिर भी आपको पता है कि आपको सबको लेके चलना है। वाजपेयी जी इज मैन ऑफ कॉम्प्रोमाइज? नहीं, फैक्ट इज इन दैट चैलेंज सिचुएशन आपको रास्ता अपना निकालना है, या तो अपना सर दीवार में तोड़े, वो जरूरत नहीं है। मगर वाजपेयी जी जहां अड़ते थे, न्यूक्लियर करना है किया, लाहौर जाना है, पाकिस्तान का आउटरीच करना है किया, यूएसए के साथ डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस करना है किए, प्राइवेटाइजेशन में उनको लगा कि आवश्यकता है किए, टेलीकॉम में उनके मंत्री जगमोहन जी लाख कोशिश किए रोकने का, उन्होंने कहा नहीं, पुराना रेजिम फेल कर चुका है, टेलीकॉम इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, हमें करना है किया। ऐसी बात नहीं, जब उनको लगा कि शिखर वार्ता सफल होती तो कुछ और नहीं होती। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मिलिट्री कभी नहीं, थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहेगी वो बीच बीच में, पूरा इंप्रूवमेंट आ जाएगा तो पाकिस्तान में फौज की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी।
अगला और अच्छा हो जाए भारत पाकिस्तान का रिश्ता, तो पाकिस्तानी की क्या आवश्यकता है? एक ही देश हो सकता था, अखंड भारत हो सकता था, आपने क्यों तोड़ा देश को? तो इसीलिए ये लिमिटेशन हमें समझना पड़ेगा, हिस्ट्री का लिमिटेशन हमें समझना पड़ेगा। उसके अंदर यू हैव टू वर्क आउट व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज नॉट पॉसिबल। आप कभी फेल करेंगे, देखिए 20 साल बाद हम कैसे ऐसा करना चाहिए था, उस समय क्या वो ऑल्टरनेटिव था आपके सामने? तो इसीलिए प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। एंड आई थिंक आपने अच्छा सवाल किया, वी शुड क्वेश्चन दिस। अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हिस्ट्री का लेसन हम भूल जाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। वो तो कांधार को लेकर भी इसी तरह के सवाल किए गए। हाँ, कांधार को लेकर जरूर, कांधार की गलती हुई कहाँ? अमृतसर में। कांधार की गलती कांधार नहीं थी, अमृतसर से जब प्लेन निकल गया आपके कंट्रोल के बाहर चला गया, यू लॉस्ट द बैटल ऑलरेडी। समझ है ना? कांधार तो होना ही था, अमृतसर से जब प्लेन निकल गया तो कांधार तो होना ही था, कमी हमारी थी अमृतसर पर। तो इसलिए ये समझने की भी आवश्यकता है। इजराइल नहीं बन सकते थे हम उस वक्त? नहीं नहीं नहीं, बीच में पाकिस्तान था ना, और पाकिस्तान इज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट कंट्री। इजिप्ट और जॉर्डन बेचारे इतने छोटे छोटे देश हैं, जॉर्डन इजिप्ट तो फिर भी थोड़ा बड़ा है, 5-6 में से, तो इसीलिए वो फर्क है, यहाँ फर्क है। चलिए, परमाणु शक्ति है पाकिस्तान। ठीक ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ बात करने में बहुत आनंद आया और बहुत ज्ञान मिला, मुझे नई नई जानकारियां मिली। आपकी किताब के लिए भी शुभकामनाएं, और आप इसी तरह से लिखते रहे और देश को ज्ञान देते रहे। बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखिए। शुक्रिया सर, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।